हेलो गाइस, वेलकम। और आज हम अपनी लेबर सीरीज का एक दूसरा लेक्चर करेंगे जिसका नाम है फैक्ट्री एक्ट 1948। तो ये आपके जो ईओ, एओ, एपीएफसी, ईपीएफओ एग्जाम होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो इसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं वो आज हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि फैक्ट्री एक्ट जो अब मर्ज कर दिया गया है आपका ओएसएच कोड के साथ। ठीक है, ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर कोड के साथ इसे मर्ज कर दिया गया है। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इस फैक्ट्री एक्ट का। तो देखिए, फैक्ट्री एक्ट क्यों लाया गया। फैक्ट्री एक्ट का मेन पर्पस था जो सेफ्टी कंडीशंस होती हैं फैक्ट्रीज में, हजार्डस कंडीशंस होती हैं, उन रूल्स को सही से फॉलो किया जाए फैक्ट्री के द्वारा, और वर्कर की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर का भी ध्यान रखा जाए, उनकी वर्किंग कंडीशन का भी ध्यान रखा जाए। इसलिए इस एक्ट को लाया गया to protect the worker employed in factory against industrial and occupational hazard and to ensure health, safety, welfare and proper working condition of worker। ठीक है, उनकी प्रॉपर वर्किंग कंडीशन का ध्यान रखने के लिए इस एक्ट को लाया गया। बैकग्राउंड जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहला फैक्ट्री एक्ट ब्रिटिश के टाइम आया था, वो था 1881 में। ठीक है, इंडियन फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881। और इस टाइम जो गवर्नर जनरल थे रिपन थे, और उस टाइम ये बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए लाया गया था। तो इसमें जो बच्चे थे उसकी लिमिट 7 ईयर रखी गई थी, मतलब 7 ईयर से नीचे बच्चे हैं और वो किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे। उसे रिवाइज किया गया दोबारा, और फिर फैक्ट्री एक्ट 1891 आया, जिसमें जो लिमिट थी बच्चों की वो 9 ईयर कर दी गई कि 9 ईयर से बच्चे काम नहीं करेंगे, और बाकी और वर्किंग आवर भी बढ़ाए गए, घटाए गए कि इस इतने वर्किंग आवर से ज़्यादा बच्चे काम नहीं करेंगे। फिर उसे और फिर रिवाइज किया गया, और फिर फैक्ट्री एक्ट 1934 आया, जिसमें सेफ्टी आवर और हेल्थ मेजर को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, इंडिया का आज़ादी के बाद एक और नया फैक्ट्री एक्ट आया, वो आया 1948 में। ये जो ब्रिटिश लॉ था 1937 उसी पे बेस्ड था, और इसे फोर्स में लाया गया 1949 में। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश के टाइम वर्कर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो जब आज़ादी के बाद जो है इस एक्ट को लाया गया ताकि वर्कर की कंडीशन पे ध्यान दिया जा सके। अब फैक्ट्री होती क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है फैक्ट्री एक्ट की। फैक्ट्री हम लोग किसे कहेंगे, तो ऐसा कोई भी प्रेमिसेस जहां पर 10 से ज्यादा लोग वर्कर काम कर रहे हों विद पावर, और 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो विदाउट पावर, उसे हम लोग फैक्ट्री कहेंगे। विद पावर मतलब मशीन के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के साथ, और विदाउट पावर विद हैंड अगर काम कर रहे हो तो उसे हम लोग फैक्ट्री कहेंगे। इसमें क्या नहीं आएगा, माइंस नहीं आएंगी, आर्म फोर्स यूनिट नहीं आएंगे, रेलवे शेड नहीं आएंगे, होटल नहीं आएंगे, रेस्टोरेंट नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं आएंगी। और मान लीजिए कोई ऑक्यूपायर है, कोई एम्प्लॉयर है, और वो अपनी फैमिली को भी इंक्लूड किया हुआ है, कोई अपना बिजनेस चलाता है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ काम करता है, तो उसे भी फैक्ट्री नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसकी फैक्ट्री फैमिली काम कर रही है, उसमें कोई वर्कर नहीं है। ठीक है, और जैसे कि फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है। ठीक है, अगर फैक्ट्री है तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होना जरूरी है, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, जैसे मेकिंग, अलर्टिंग, रिपेयरिंग, पैकिंग, वॉशिंग, कोल्ड स्टोरेज, पावर जनरेशन, शिप ब्रेकिंग एक्सेट्रा। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जो थोड़े अलग थे। ठीक है, कि आपसे पूछे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या क्या आएगा, तो ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर हो रही है तो उसे फैक्ट्री कहा जाएगा। और दूसरी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो है पावर है कि वो ये फैक्ट्री एक्ट कहीं भी अप्लाई कर सकती है इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसे फैक्ट्री बना सकती है, किसे हटा सकती है। ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है, सेक्शन अंडर 85 ऑफ दिस एक्ट। अब ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज हुई है, क्योंकि मैंने बताया कि फैक्ट्री एक्ट जो है, अब जो ओएसएच कोड 2020 है उसमें मर्ज कर दिया गया है, तो उसमें डेफिनेशन से चेंज किया गया, और इसकी लिमिट बढ़ा के अब 20 वर्कर और 40 वर्कर कर दी गई। मतलब 20 वर्कर विद पावर और 40 वर्कर विदाउट पावर अगर है तब उसे फैक्ट्री कहा जाएगा, अगर उससे कम है तो उसे फैक्ट्री डेफिनेशन से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं इस एक्ट की, कि इसमें चाइल्ड किसे कहा जाएगा। जिस भी बच्चे का, जिस भी
बच्चे का 15 साल कंप्लीट नहीं है, मतलब वो 14 से 15 साल के बीच में है, एज है उसकी, तो उसे चाइल्ड चाइल्ड कहा जाएगा। ठीक है, और 14 साल से बच्चे तो काम करना प्रोहिबिटेड है। ठीक है, 14 साल से बच्चे तो काम कर ही नहीं सकते, और 14 से 15 साल वाले लोग बच्चों को चाइल्ड कहा जाएगा, और 15 से 18 साल वाले बच्चों को एडोलेसेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों दोनों में अंतर है। एडोलेसेंट में 15 से 18 साल वाले आएंगे, और 14 से 15 वाले आएंगे चाइल्ड में, और 14 से नीचे तो अलाउ ही नहीं है। वर्कर किसे कहा जाएगा? एनी पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी विद और विदाउट वेजेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और क्लीनिंग। कोई भी पर्सन जो एम्प्लॉय है, चाहे वो डायरेक्टली हुआ हो, चाहे किसी एजेंसी या कॉन्ट्रैक्टर थ्रू आया हो, विद वेजेस और विदाउट वेजेस हो, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग या किसी भी क्लीनिंग प्रोसेस में हो, ठीक है, तो उसे वर्कर की डेफिनेशन में रखा जाएगा, उसे वर्कर कहा जाएगा। चलिए, एक ये चीज देख लेते हैं, एजम्पशन क्या है कि जो भी एक्ट इसमें लागू हो रहे हैं इस फैक्ट्री एक्ट में, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी फैक्ट्री को उन एक्ट से एजम्प्ट कर सकती है, उन्हें छूट दे सकती है किसी कंडीशन में। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में एजम्प्ट फैक्ट्री फ्रॉम ऑल द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, जब चाहे अगर स्टेट गवर्नमेंट तो उन एक्ट्स को, प्रोविजंस को किसी फैक्ट्री में लगने से रोक सकती है, उन्हें एजम्प्ट दे सकती है, लेकिन सिर्फ चाइल्ड लेबर को छोड़ के। ठीक है, चाइल्ड लेबर को छोड़ के कोई भी, इन केस ऑफ पब्लिक इमरजेंसी, कोई भी जो प्रोविजन है वो हटा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, सिर्फ चाइल्ड लेबर का जो वाला प्रोविजन है वो नहीं हटा सकती। मतलब जो चाइल्ड लेबर का प्रोविजन है कि 14 साल से बच्चे कम काम नहीं करेंगे या उनके वर्किंग आवर क्या होंगे, ठीक है, ये सब जो प्रोविजन है रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर, वो स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट नहीं कर सकती। अब अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस क्या रहते हैं किसी फैक्ट्री के? ठीक है, तो स्टेट जितने भी रूल हैं अप्रूवल के, लाइसेंसिंग के, रजिस्ट्रेशन के, वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी अपने हिसाब से। और कोई भी अप्रूवल देने से पहले किसी भी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री जहाँ पर लग रही है उसका अप्रूवल लेने से पहले उसकी इंस्पेक्टर या उसका स्टाफ जो है उसकी साइट का अप्रूवल करेगा। स्टेट गवर्नमेंट में एक रूल फॉर अप्रूवल, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन एंड चीफ इंस्पेक्टर एंड स्टाफ इंस्पेक्ट द प्रपोज साइट बिफोर अप्रूवल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगी, जो वहां पर जाके उस फैक्ट्री का अप्रूवल देगा कि यहाँ ये फैक्ट्री लग सकती है या नहीं लग सकती है। ठीक है, और डीएम जो डिस्ट्रिक्ट का मजिस्ट्रेट होता है उसके पावर होती है इंस्पेक्ट करने की, वो भी एज अ इंस्पेक्टर काम कर सकता है। ठीक है, वो भी जाके फैक्ट्री की जांच कर सकता है डीएम। जो भी एम्प्लॉयर ऑक्यूपायर जो भी फैक्ट्री खोलना चाह रहा होगा वो 15 दिन पहले नोटिस दे, ठीक है, हम यहाँ पर जो है फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, तो उसे नोटिस देने का टाइम 15 दिन पहले है, जहाँ जहाँ भी उसने जगह ऑक्यूपाई कर रही है कि मैं यहाँ पर फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ, उसके बाद उसका इंस्पेक्शन होगा और फिर उसे अप्रूवल मिलेगा। अब देख लेते हैं हम लोग कि जो भी इस सेक्शन में जो भी हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड या सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोविजन है इस फैक्ट्री एक्ट में वो क्या क्या है। ठीक है, फैक्ट्री में क्या क्या हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयर है उसे क्या क्या प्रिकॉशन लेने होंगे हेल्थ से रिलेटेड, वेलफेयर से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रिकॉशंस, जो भी एक्ट में प्रोविजन लिखे हुए हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो भी फैक्ट्री को अप्लाई करने होंगे। पहला है क्लीननेस, फ्लोर क्लीन वीकली। ठीक है, जो भी फ्लोर है उसे हर 7 दिन में क्लीन किया जाएगा। वॉल एंड सीलिंग पेंटेड एवरी 5 ईयर, जो वॉल और सीलिंग है हर 5 साल में उसे पेंट किया जाएगा। और मान लीजिए कोई वॉशेबल पेंट यूज कर रही फैक्ट्री तो उसे हर 3 साल में पेंट किया जाएगा और 6 महीने में वॉश किया जाएगा। ठीक है, व्हाइट वॉश हर 14 महीने में करानी पड़ेगी, और डोर और विंडो को हर 5 साल में पेंट कराना होगा। ठीक है, ये फैक्ट्री के नियम है क्लीननेस के लिए। अब डिस्पोजल और वेस्ट, इसकी भी सही से प्रबंध होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। ठीक है, इनका सही प्रबंध होना चाहिए। वेंटिलेशन, टेम्परेचर का भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, मेक इंश्योर एडुकेट एयर एंड टेम्परेचर। डस्ट एंड फ्यूम्स का जो है भी ध्यान रखना होगा, प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एंड इनहेलेशन। ठीक है, तो और आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, मेंटेन ह्यूमिडिटी व्हेन नीडेड। तो ये सब सेफ्टी रूल्स है वर्कर के लिए ताकि उनकी वर्किंग कंडीशन सही रहे।
ठीक है, आगे चलते हैं। ओवर क्राउडिंग के रिलेटेड क्या है, मतलब ओवर क्राउडिंग का मतलब कितने वर्कर को कितना स्पेस दिया जाएगा काम करने के लिए। तो जो पहले पुराना लॉ था उसमें ये लिखा हुआ था कि 9.9 क्यूबिक मीटर, मतलब एक वर्कर के पास इतना स्पेस तो होना ही चाहिए जहां वो काम कर रहा हो। ठीक है, पर वर्कर इतना स्पेस तो होना ही चाहिए। इसे रिन्यू करा गया, ये पुराना था, और अब जो है 14.2 क्यूबिक मीटर जो है नया है। ये एक्ट से पहले का था, बिफोर द एक्ट। ये एक्ट में है, 1948 की ये एक्ट में है, ये एक्ट से पहले का था। तो इतनी जगह जो है वर्कर के पास होनी चाहिए। और मान लीजिए कि कोई एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है जो 4.2 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, मान लीजिए वो, अगर कोई मान लीजिए सेकंड सेकंड फ्लोर है, ठीक है, तो इन दैट केस ये जो हम लोगों ने ऊपर बताया ना कि 14.2 जो स्पेस चाहिए होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है, अगर इतनी हाइट है तो ये जो क्राइटेरिया है वर्कर के लिए स्पेस का, वो काउंट नहीं होगा। प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। ठीक है, एडुकेट लाइटनिंग होनी चाहिए, आर्टिफिशियल होनी चाहिए और नेचुरल लाइटिंग, दोनों की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, और कंपलसरी वाटर वैन 250 वर्कर, मतलब वाटर की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए, लेकिन अगर 250 वर्कर से ऊपर हैं तो फिर वो कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, और जितने भी वाटर के सोर्स हैं, मतलब जहां भी पानी पीने की व्यवस्था होगी, वो 6 मीटर दूर होना चाहिए। किससे? लैट्रिन से और वॉशिंग प्लेस से, ताकि कोई भी कंटेमिनेशन ना हो सके। ठीक है, लैट्रिन और यूरिनल की व्यवस्था होनी चाहिए, और कंपलसरी हो जाता है अगर आपके यहाँ 250 वर्कर से ज़्यादा हैं, और उसे एटलीस्ट हर हफ्ते तो क्लीन होना ही चाहिए। ठीक है, लैट्रिन यूरिनल वैसे तो होनी ही चाहिए, लेकिन ये कंपलसरी है इस एक्ट के अंदर अगर आपके यहाँ 250 वर्कर से ज़्यादा है, और हर 7 दिन में उसे क्लीन होना चाहिए। ठीक है, स्पिटॉन्स मतलब थूकदानी, ठीक है, ये सफिशिएंट होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई बाहर थूकता है गुटखा खा के या जैसे भी, तो उस पर 5 रुपए का फाइन लगाया जाएगा, अप टू 5 रुपीज। सेफ्टी के क्या प्रिकॉशंस है इस एक्ट के अंदर, चलिए देखते हैं। मशीनरी फेंसिंग, ठीक है, जितनी भी मशीनरी होगी, जैसे जो भी मशीन जो घूमने वाली है, जो मूविंग पार्ट है, उनमें फेंसिंग करी जाए, उनमें जाली लगाई जाए। ठीक है, ताकि किसी वर्कर का हाथ या कोई वर्कर का पार्ट कहीं उसमें फंस ना जाए। ठीक है, जो भी जितने भी मूविंग पार्ट है उसमें फेंस लगाई जाए वर्कर की सेफ्टी के लिए। और जो मूविंग बेल्ट होती है वो कम से कम 45 सेंटीमीटर या 18 इंच से कम होनी चाहिए। ठीक है, जो किसी भी मशीन में बेल्ट लगी होती हैं, ठीक है, उनका जो मूवमेंट है वो आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब वो ऐसा ना हो कि 45 सेंटीमीटर 18 इंच से बाहर निकली हो। ठीक है, तो ये खतरा हो सकता है ना वर्कर के लिए। वर्कर मान लिया वहां से जा रहा है और उस बेल्ट में फंस गया, तो मूविंग बेल्ट का जो है लेंथ दी हुई है कि वो इतना आउटवर्ड तो नहीं निकली होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 45 सेंटीमीटर और 18 इंच। कॉटन प्रेसिंग इंडस्ट्री जो होती है, वहां पर बच्चों को और महिलाओं को अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि कॉटन प्रेसिंग इंडस्ट्री में जो कॉटन डस्ट निकलती है वो रेस्पिरेशन और लंग्स में दिक्कत कर सकती है। ठीक है, हॉइस्ट एंड लिफ्ट ये चेक होनी चाहिए हर 6 महीने में। और पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लाइट, ठीक है, जो लाइट मूव करी जा सकती है, वो 24 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना होगा स्टेट गवर्नमेंट को। किस कंडीशन में? जहां 1000 से ज्यादा वर्कर हैं, जहां 1000 से ज्यादा वर्कर हैं, वो उसे वहां पर सेफ्टी ऑफिसर देखना, अपॉइंट होना करना पड़ेगा। और सेफ्टी ऑफिसर जितने भी सेफ्टी प्रोविजन है उन्हें चेक करेगा। जो हमारा नया एक्ट आया है ओएसएच कोड, उसमें इसकी कंडीशन 500 वर्कर कर दी है। मतलब अगर आपके यहाँ अब 500 वर्कर भी हैं तो आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना होगा, और जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ठीक है, तो सेफ्टी ऑफिसर का मैंने काम बता दिया। वो जितने भी सेफ्टी प्रोविजन है वो टाइम टू टाइम चेक करेगा कि फैक्ट्री में सारे सेफ्टी रूल्स अपनाए जा रहे हैं कि नहीं। एक्सीडेंट नोटिस, जो भी एम्प्लॉयर होगा फैक्ट्री का, उसे कोई भी मान लीजिए फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो उसे 48 आवर के अंदर रिपोर्ट करना होगा अपनी अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को। और जो भी अथॉरिटी होगी, अगर केस डेथ होती है, इन केस ऑफ डेथ, तो उसे 1 महीने के अंदर पूरी इंक्वायरी को करनी होगी। ठीक है,
क्लोजर पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहती है कि वो किसी भी डेंजरस ऑपरेशन को क्लोज कर सकती है। वो देखती है कि अगर फैक्ट्री में कोई काम सही नहीं चल रहा है, यहाँ पर डेंजरस ऑपरेशन चल रहा है या वर्करों की हेल्थ या उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो इन दैट केस वो उस फैक्ट्री को क्लोज कर सकती है। हजार्डस प्रोसेस, जो भी हजार्डस प्रोसेस होते हैं किसी फैक्ट्री में, उसके लिए क्या है कि ऑक्यूपायर को आप सारा कुछ डिस्क्लोज करना होगा कि कौन कौन से हजार्डस प्रोसेस हो रहे हैं, किसे, इंस्पेक्टर को, पब्लिक को, वर्कर को। मतलब उन्हें एम्प्लॉयर को सारा इंफॉर्मेशन देना होगा कि इस फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, क्या हजार्डस प्रोसेस हो रहा है, और किन्हें किन्हें बताना होगा, इंस्पेक्टर को, पब्लिक को जो आसपास की होगी, और वर्कर को। ठीक है। प्रिपेयर ऑन साइट इमरजेंसी प्लान, उन्हें इमरजेंसी प्लान बनाना होगा क्योंकि हजार्डस प्रोसेस हो रहा है तो साफ सी बात है कोई कभी ना कोई दिक्कत हो सकती है उस प्रोसेस में। तो क्या इमरजेंसी प्लान होगा ऑन साइट। और साइट अप्रेजल कमेटी फॉर्म फॉर अप्रूवल ऑफ हजार्डस साइट। देखिए, जो भी हजार्डस साइट होगी, जहाँ जो भी हजार्डस फैक्ट्री लगेगी, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पहले साइट अप्रेजल कमेटी बनाएगी। उस साइट अप्रेजल कमेटी में उस हजार्डस साइट और उस हजार्डस फैक्ट्री को पहले अप्रूव किया जाएगा, उसी के बाद वहां पर ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है। अब वेलफेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है इसमें, वो देख लेते हैं। पहली बात तो वॉशिंग, स्टोरिंग, ड्राइंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर वर्कर, ये होने चाहिए। जनरल फैसिलिटीज हैं ये तो। और क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड। ठीक है। मान लीजिए अगर अगर वहां पर 150 वर्कर्स ज्यादा हैं, तो वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए और विद अंडर अ ट्रेन पर्सन। मतलब एक ट्रेन पर्सन भी उस बॉक्स के साथ होना चाहिए जो उसे यूज करने में उसकी मदद करे। एम्बुलेंस होना चाहिए। ठीक है, एम्बुलेंस होनी चाहिए जहां पर 50-500 से वर्कर से ज्यादा, वहां एम्बुलेंस का प्रोविजन है। कैंटीन होनी चाहिए जहां 250 से ज्यादा वर्कर है। ठीक है। और ये नया जो कोड है, ओएसएच कोड आया है, उसमें कैंटीन का प्रोविजन अब 100 वर्कर के लिए कर दिया गया है। मतलब अगर आप 100 वर्कर भी होंगे तो भी कैंटीन आपको रखनी होगी। शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम, जहां भी 150 वर्ष से ज्यादा वर्कर हैं वहां पर ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और नए कोड में से 50 वर्कर कर दिया, मतलब आप 50 वर्कर से ज्यादा होंगे तो शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम होना चाहिए। क्रच होना चाहिए। ये अगर मान लीजिए किसी इस्टेब्लिशमेंट में या फैक्ट्री में 30 महिलाएं से ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सकें, उन्हें फीडिंग कर सकें। ठीक है, उनकी केयर कर सकें। ठीक है। लेकिन अब जो नए कोड में अगर 50 से ज़्यादा किसी इस्टेब्लिशमेंट में महिलाएं हैं, फीमेल एम्प्लॉय हैं, तो उस कंडीशन में क्रच होना जरूरी है। वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, अगर 500 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है। और वो स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करेगी। अब जो नया कंडीशन आ गई है वो 250 वर्कर हो गई है। मतलब अगर 250 वर्कर ज़्यादा हैं ओएसएच कोड के हिसाब से 2020, अगर 250 से ज़्यादा वर्कर हैं तो वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए। वेलफेयर ऑफिसर करेगा क्या, जितनी वेलफेयर की कंडीशंस हैं, ठीक है, कौन कौन से वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं, उनका देखेगा कि वो सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, सारी कंडीशन मेंटेन हो रही हैं। ठीक है। तो वेलफेयर ऑफिसर का यही काम रहेगा। अब राइट्स ऑफ वर्कर, मतलब अब वर्कर्स के राइट क्या है, मतलब वर्कर किन किन चीज़ों की मांग कर सकता है। ठीक है। राइट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी फ्रॉम एम्प्लॉयर। ठीक है। राइट ऑफ वर्कर क्या है कि वो उसका राइट है कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन ले सकता है अपने एम्प्लॉयर से कि क्या क्या हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या सेफ्टी के प्रिकॉशंस और फैसिलिटीज़ ली गई हैं फैक्ट्री में, वो मांग सकता है एम्प्लॉयर से। ठीक है। राइट टू रिसीव प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, वो ट्रेनिंग मांग सकता है किसी मशीन को चलाने की या फिर कोई काम करने की ट्रेनिंग मांग सकता है ताकि वो काम सही से किया जा सके बिना किसी दुर्घटना के। राइट टू रिप्रेजेंट अनसेफ कंडीशन टू द इंस्पेक्टर, और उसके पास राइट होता है कि इंस्पेक्टर को पूरी कंडीशन बताए कि ऐसे ऐसे यहाँ कोई हजार्डस प्रोसेस हो रहा है या फिर जो भी सेफ्टी मेजर है वो सही से फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है। कोई अनसेफ कंडीशन है तो वो इंस्पेक्टर को बता सकता है। अब वर्किंग आवर देख लेते हैं। क्या वर्किंग आवर दिए गए हैं इस फैक्ट्री एक्ट के अंदर।
और जनरल वर्कर के लिए, एजम्प्टेड पर्सन के लिए और एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क के लिए क्या क्या वर्किंग आवर है। तो जनरल वर्कर जो है, मतलब जो एक आम वर्कर है, जो उसके लिए डेली जो है, डेली आवर मतलब 9 घंटे काम करना होगा। वीकली में 48 घंटे टोटल होता है। स्प्रेड ओवर मतलब होता है डेली वर्क प्लस रेस्ट। ठीक है, इसमें रेस्ट और जुड़ जाता है। ठीक है, तो डेली वर्क प्लस रेस्ट होता है, मतलब स्प्रेड ओवर टोटल इंक्लूडिंग द रेस्ट, उसमें 10.5 घंटे। ओवर टाइम क्वार्टर, मतलब क्वार्टर मतलब इन 3 मंथ। ठीक है, तो 100 घंटे। रेस्ट इंटरवल पर डे का होगा 30 मिनट। तो ये जनरल वर्कर की बता दिए। एजेंटेड पर्सन मतलब सुपरवाइजर हुए, मैनेजर हुए, इनके लिए डेली वर्क 10 घंटे, वीकली 60 घंटे, स्प्रेड ओवर 12 घंटे, ओवर टाइम 100 घंटे, रेस्ट इंटरवल 30 मिनट। ये रहेगा एजेंटेड पर्सन के लिए। और एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क। ठीक है, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, इन दैट कंडीशन की जहाँ फैक्ट्री को ज़्यादा टाइम काम करना हो रहा पड़ेगा, तो उस कंडीशन में 12 घंटे डेली वर्क, वीकली होगा 60 घंटे, स्प्रेड ओवर होगा 13 घंटे, ओवर टाइम 150 घंटे पर क्वार्टर मतलब हर 3 महीने में, और रेस्ट इंटरवल होगा 30 मिनट का। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अच्छा, एक्सेप्शनल प्रेशर ऑफ वर्क ये डिक्लेयर करेगा स्टेट गवर्नमेंट कि कौन सी इमरजेंसी है जहां पर किसी फैक्ट्री को ज़्यादा टाइम काम करना होगा। पब्लिक इंटरेस्ट वर्क में ओवर टाइम 125 घंटे होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और कोई भी वर्कर जो है 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। ठीक है, विदाउट रेस्ट, मतलब उसे कम से 5 घंटे के बाद एक रेस्ट तो चाहिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यूसली 5 घंटे से ज़्यादा काम करे। अब जो महिलाओं की जो वर्किंग आवर की जो कंडीशंस है इसमें एक्ट में क्या दी गई है, वुमन वर्किंग आवर्स की कंडीशंस क्या है इसमें। तो जो फीमेल एम्प्लॉय होगी उसके लिए जो वर्किंग आवर्स रहेंगे वो 6 AM से 7 PM के बीच में रहेंगे। मतलब इसी के बीच में सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक उसे काम की, उसमें रूल दिया गया हुआ है काम करने का। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे सुबह के 5 बजे से 10 बजे, शाम के 10 बजे तक भी काम करने के लिए अलाउ कर सकता है। समझ रहे? अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसे सुबह 5 बजे से शाम के 10 बजे तक के लिए अलाउ कर सकता है, लेकिन उस कंडीशन में उसके लिए सेफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कैब फैसिलिटी, बस फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करना होगा अगर आप उससे लेट काम ले रहे हैं तो। नाइट वर्क अलाउड इन लिमिटेड इंडस्ट्रीज, फिश करिंग एंड कैनिंग। ठीक है, कुछ इंडस्ट्री होते हैं जहां पर रात का ही काम रहता है, जैसे फिश कैनिंग टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पर जो फीमेल एम्प्लॉई है उन्हें अलाउ किया जाता है नाइट वर्क। ठीक है, बस यही कुछ कंडीशंस होती हैं जहां पर उन्हें अलाउ किया जाता है। शिफ्ट चेंज नॉट अलाउ एक्सेप्ट ओनली आफ्टर वीकली हॉलीडे। इसका क्या मतलब है कि उनकी कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं की जाएगी, मतलब जिस शिफ्ट में काम कर रही होंगी उसी शिफ्ट में काम करेंगी, और अगर शिफ्ट में चेंज करना भी है तो वीकली हॉलीडे के बाद ही कर सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वो एक हफ्ते से काम कर रही हैं और उनकी शिफ्ट चेंज करनी है, तो उससे पहले उन्हें एक दिन का पूरा रेस्ट देना होगा, उसके बाद ही उसकी शिफ्ट चेंज की जा सकती है। ठीक है, तो शिफ्ट चेंज कर भी सकते हैं, लेकिन पहले एक वीकली रेस्ट या हॉलीडे देने के बाद ही उसकी शिफ्ट चेंज की जा सकती है। अब जो नया कोड आ गया है ओएसएच कोड 2020, उसमें क्या हो गया है कि जो फीमेल्स को है अब रात में भी काम करने और के लिए अलाउ कर दिया गया है, वुमन में बियॉन्ड दिस आवर्स विद कंसेंट एंड सेफ्टी प्रोविजन। मतलब जो भी आवर्स दिए गए हैं कि 6 से 7, इसके बियॉन्ड भी काम कर सकती हैं, लेकिन अपने कंसेंट से और सेफ्टी प्रोविजन से। ठीक है, वीकली हॉलीडे तो याद रखिए कोई भी वर्कर 10 दिन से ज़्यादा लगातार काम नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने 10 दिन लगातार काम कर लिया है तो उसके बाद उसे फुल डे हॉलीडे मिलेगा, मतलब उसे एक छुट्टी तो देनी ही होगी। उससे 10 दिन लगातार काम नहीं ले सकते। वैसे तो हफ्ते का होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसने 10 दिन का लगातार काम कर भी लिया है तो उसके बाद उसे छुट्टी देनी ही होगी। यंग पर्सन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए और उनके क्या प्रोविजंस हैं। कोई भी जो बच्चा है जो 14 साल से कम है वो तो फैक्ट्री में अलाउ ही नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय होने के लिए।
और एडोलसेंट जो 15 से 18 के बीच में है, उन्हें सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फिटनेस का। ठीक है, ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा किससे? सर्टिफाइंग सर्जन से, कि वो फिट है इंडस्ट्री फैक्ट्री में काम करने के लिए। तो जो 15 से 18 के बीच में है, उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस लेना होगा सर्टिफाइंग सर्जन से। और जो भी 17 से नीचे बच्चे हैं, उनके वर्किंग आवर जो होंगे वो 6 से 7 रहेंगे। उन्हें 7 से शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में काम नहीं कराया जाएगा और उनके वर्किंग आवर 6 से 7 रहेंगे। अब सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो दिया जाएगा, हमने बताया ना कि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो 15 से 18 साल वाले बच्चों को दिया जाएगा। देगा कौन? सर्टिफाइंग सर्जन देगा। ठीक है, कौन अप्लाई कर सकता है? या तो वो खुद अप्लाई कर सकता है, या तो उसके पेरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो उसके लिए बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है सर्टिफाइंग सर्जन को। ठीक है, सर्टिफाइंग सर्जन जो सर्टिफिकेट देगा वो 12 मंथ के लिए वैलिड होगा। ठीक है, हर 12 मंथ के बाद उसे फिर से रिन्यू कराना होगा। द चाइल्ड सर्टिफिकेट इज गिवन फॉर 14 ईयर एंड फिट टू वर्क, एंड अडल्ट सर्टिफिकेट फॉर 15 ईयर एंड फिट टू वर्क। इसका क्या मतलब है? जो चाइल्ड सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो 14 से 15 साल वाले बच्चों को दिया जाएगा, क्योंकि 14 साल से तो नीचे अलाउ नहीं है। और लेकिन जो 14 से 15 साल वाले बच्चे हैं, उन्हें चाइल्ड सर्टिफिकेट देगा, उसका नाम होगा चाइल्ड सर्टिफिकेट। और जो 15 से साल ऊपर वाले बच्चे हैं, उन्हें एडल्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, कि वो फिट टू वर्क है, मतलब काम सही से कर सकते हैं। तो देगा कौन? सर्टिफाइंग सर्जन। तो आप याद रखिएगा कि आपसे पूछे सर्टिफाइंग सर्जन कौन से एक्ट में आता है, तो फैक्ट्री एक्ट में आता है। वर्किंग आवर फॉर चाइल्ड, क्या वर्किंग आवर बच्चों के रहेंगे? ठीक है, तो डेली वर्किंग आवर की लिमिट उनकी रहेगी 4.5 घंटे। स्प्रेड ओवर टाइम मतलब इंक्लूडिंग रेस्ट। ठीक है, इंक्लूडिंग रेस्ट रहेगी ये 5 घंटे। ठीक है, रात में कोई काम अलाउ नहीं किया जाएगा। और मैक्सिमम ऑफ 2 शिफ्ट, मतलब 2 शिफ्ट से ज़्यादा उनसे नहीं कराया जा सकती। मतलब मान लीजिए किसी फैक्ट्री में अगर 3 शिफ्ट में भी काम हो रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ 2 शिफ्ट, उनसे 2 ही शिफ्ट में काम कराया जा सकता है। और रिले चेंज आफ्टर 30 डेज, मतलब जिस कंडीशन में वो काम कर रहे थे, जिस जिले में वो काम कर रहे थे, ठीक है, उनकी जो जहाँ जिस जिस भी फैक्ट्री के पार्ट में काम कर रहे थे, उसे 30 डेज से पहले चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिस भी जिले में वो काम कर रहे हैं, उसे 30 डे के बाद ही चेंज किया जाएगा। कोई नया काम उन्हें जो है 30 डे के बाद ही दिया जाएगा। एनुअल पेड लीव विद वेजेस, अब ये देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। कि जो वर्कर है वो कितनी अपनी पेड लीव ले सकते हैं विद वेजेस। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होती है। वर्कर हु वर्क 240 days और मोर इन अ कैलेंडर ईयर अनपेड लीव्स, जो भी वर्कर 240 दिन से ज्यादा काम करेगा, उसे पेड लीव्स मिलेंगी। किस हिसाब से मिलेंगी? 1 डे फॉर एवरी 20 डे वर्क। ठीक है, हर 20 दिन के लिए एक पेड लीव मिलेगी। और बच्चों के लिए क्या है? हर 15 दिन के लिए एक पेड लीव मिलेगी, मतलब बच्चों को ज्यादा लीव मिलेंगी इन कंपेरिजन टू अडल्ट। ठीक है, और अब जो नया कोड आया उसमें इस लिमिट को 180 दिन कर दिया गया है। ठीक है, वो अब आगे देखेंगे हम लोग। और जो भी 240 दिन से कैलकुलेट होंगे, उसमें ले ऑफ मैटरनिटी लीव भी काउंट की जाएंगी। ठीक है, कि उसने 240 दिन अगर मान लीजिए काम किया है, इसे काउंट करने के लिए इसमें ले ऑफ और मैटरनिटी ये भी काम जो है ऐड किया जाएगा, तब वो 240 दिन बनेंगे। और मान लीजिए कि आपको ये पेड लीव मिल रही है। ठीक है, हर एक लीव मिल रही है 20 दिन पे, 20 दिन काम करने पर हर एक लीव मिल रही है, लेकिन आप इन्हें यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप रोज काम पे जा रहे हो, तो इन्हें कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब इन्हें आप आगे ऐड करवा सकते हैं और बाद में लीव ले सकते हैं एक साथ। जैसे अडल्ट जो है अपनी 30 डेज की लीव कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 30 दिन तक की लीव जो है अगले ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और बच्चे जो है, चिल्ड्रन जो है इस एक्ट के अंदर आते हैं, वो 40 दिन तक की अपनी लीव है जो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के लिए। एप्लीकेशन फॉर लीव मस्ट बी 15 डेज इन एडवांस, जो भी लीव एप्लीकेशन होगी उसके 15 दिन पहले दी जाएगी। ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन 15 दिन पहले दी जाएगी लीव के लिए। और इन केस मान लीजिए कोई इमरजेंसी है या पब्लिक सर्विस है कोई, ठीक है,
पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है कोई, तो उस कंडीशन में 30 दिन पहले एप्लीकेशन देनी होगी। चलिए आगे चलते हैं। साइट अप्रेजल कमेटी, देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि हजार्डस जो प्रोसेस होते हैं वहां पर साइट अप्रेजल कमेटी बनाई जाती है साइट को अप्रूव करने के लिए कि साइट सही है, यहाँ पर जो प्रोसेस किया जा सकता है, यहाँ पर सारी सेफ्टी कंडीशन अप्लाई होती हैं, उसके लिए एक साइट अप्रेजल कमेटी बनाई जाती है। ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है, फॉर हजार्डस प्रोसेस। कंस्टिट्यूट बाय अ स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ फैक्ट्री यूजिंग हजार्डस प्रोसेस, एडवाइस ऑन अप्रूवल ऑफ फैक्ट्री साइट एंड ऑपरेशन, ठीक है। ये एडवाइस देती है कि यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सकती है और यहाँ ये ऑपरेशन किया जा सकता है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। तो ये साइट अप्रेजल कमेटी बनेगी, इसमें कौन कौन रहता है? एक चीफ इंस्पेक्टर रहता है, एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मेंबर रहता है, एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रहता है, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट का मेंबर रहता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक्सपर्ट रहता है और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर रहते हैं, ठीक है। तो इतने लोग इस कमेटी में रहते हैं और इस कमेटी को जो है अपनी रिकमेंडेशन 90 दिन के अंदर देनी होती है। 3 महीने के अंदर जो है अपनी रिकमेंडेशन देनी होती है हजार्डस प्रोसेस से लेके कि यहाँ फैक्ट्री लग सकती है और यहाँ फैक्ट्री लगना सेफ है कि नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमेटी, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि यहाँ पर जो हजार्डस फैक्ट्री लगी हुई है इसमें सही से काम हो रहा है, इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक कमेटी बिठा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इंक्वायरी कमेटी, वहां पर इंक्वायरी करने के लिए। तो ये कौन बनाएगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो इंक्वायरी कमेटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट एन इंक्वायरी कमेटी फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन्वॉल्विंग हजार्डस फैक्ट्री टू सिक्योर हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। इस कमेटी में कौन कौन होगा? चेयरमैन होगा, 2 मेंबर होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी और ये एडवाइजरी इन नेचर होगी, मतलब ये एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को उस फैक्ट्री के बारे में, उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में। मान लीजिए कि कोई अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं समझ में आता है, इन दैट केस डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट अपने नए जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है इशू कर सकते हैं, ठीक है। इनकी कोई एडवाइस आई और उस फैक्ट्री जो भी एडवाइस दी इस कमेटी ने और स्टैंडर्ड जो नहीं समझ में आए, इन दैट केस जो नए इमरजेंसी सेफ्टी स्टैंडर्ड इशू हो सकते हैं। और करे कौन? DGFASLI, ठीक है। क्या क्या पेनल्टीज है इस एक्ट के अंदर, ये देख लेते हैं। जनरल ऑफेंस में 2 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना या फिर दोनों। और वही जो ऑफेंस है वो आप कंटिन्यू करते हैं तो पर डे 1000 रुपये देने होंगे। इंजरी टू वर्कर, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम फाइन 5000 रुपये। मान लीजिए आपके कोई सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं थे और उसकी वजह से कोई वर्कर घायल हो जाता है तो 5000 रुपये देने होंगे। ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर 6 साल की जेल या 10,000 का फाइन, इंस्पेक्टर को अपने काम करने से रोकने के लिए, जांच करने के लिए रोकने के लिए। रॉन्गफुल डिस्क्लोजर, कोई सही इंफॉर्मेशन आपने नहीं बताई, ठीक है, तो 6 मंथ की जेल या फिर 10,000 रुपये का फाइन। और आप रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं, ठीक है, आप रजिस्टर नहीं मेंटेन करते हैं तो आपको 25,000 रुपये फाइन। अब देखिए जो हम लोग फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ रहे थे, इसे क्योंकि मर्ज कर दिया गया है नए कोड के साथ, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन के साथ, तो इस कोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो आपको याद रखने होंगे, आपसे पूछ सकते हैं, तो वो हम देख लेते हैं कि इस एक्ट में जो है, इस कोड में क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। पहला चेंजेस है अपॉइंटमेंट लेटर मस्ट बी गिवन टू एवरी एम्प्लॉय एट अपॉइंटमेंट। मतलब अब अपॉइंटमेंट लेटर जो है हर एम्प्लॉय को देना होगा अपॉइंटमेंट के टाइम, जो पहले नहीं था, अब इस एक्ट में ऐड कर दिया गया है। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर वर्कर अबव प्रिस्क्राइब्ड एज, ठीक है। तो अब जो एम्प्लॉयर के अब ऊपर है कि अब उसे फ्री हेल्थ चेकअप भी देना होगा, ठीक है। कुछ वर्कर्स को जो मतलब मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन टाइप का वर्कर है, ठीक है, कोई उन वर्कर्स के लिए जो है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप भी देना होगा। रैंडमाइज्ड वेब बेस्ड इंस्पेक्शन, इसका क्या मतलब है कि जैसे अब जो इंस्पेक्शन होगा, जो इंस्पेक्टर आएगा भी आपके जो फैक्ट्री में इंस्पेक्शन करने, वो रैंडमाइज्ड होगा, मतलब वो रैंडम से चुना जाएगा। आप उसे जानते नहीं होंगे
और वो कोई भी हो सकता है, वो कंप्यूटर चुनेगा रैंडम, ठीक है, ताकि कोई करप्शन बचा सके और वो सही से काम करे, ठीक है। नोटिस बिफोर हेल्थ सर्वे, सरप्राइज इंस्पेक्शन प्रोहिबिटेड। अब जो भी हेल्थ सर्वे होगा उसके फैक्ट्री में, उसके लिए पहले नोटिस देना होगा। वर्किंग जर्नलिस्ट डेफिनेशन, जो वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है उसमें चेंज किया गया है। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इंक्लूड कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब जो यूट्यूब पे भी जो हैं आपके जर्नलिस्ट हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो जर्नलिस्ट है उन्हें भी इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। सिने वर्कर की डेफिनेशन में चेंज किया गया है। इसमें पहले सिने फिल्म वर्कर तो आते थे, अब ऑडियो एंड विजुअल वर्कर भी इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। फैमिली की डेफिनेशन चेंज किया गया है। फैमिली डेफिनेशन में ऐड हुआ है, वो ग्रैंड पेरेंट भी फैमिली डेफिनेशन में ऐड हो गया, ठीक है। अब ये भी डिपेंडेंट में गिने जाएंगे। गोडाउन डेफिनेशन में चेंज हुआ है। गोडाउन अटैच टू प्रीमिसेस कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री। जो गोडाउन फैक्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है, अब वो फैक्ट्री में ही गिना जाएगा, वो अलग से नहीं गिना जाएगा। एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड बनेगा, नेशनल और स्टेट लेवल पे एडवाइस करेगा सेफ्टी स्टैंडर्ड के बारे में। नेशनल एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, दो बोर्ड बनेंगे, नेशनल लेवल पे भी बनेगा और स्टेट लेवल बनेगा, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन में वर्क एट नाइट एंड इन हजार्डस ऑपरेशन विद कंसर्ट एंड सेफ्टी अरेंजमेंट। ये मैं बता चुका हूँ कि अब जो है, जो फीमेल एम्प्लॉय है वो रात में भी काम कर सकती है विद कंसेंट, उनसे पूछ के, और उनके सारे सेफ्टी अरेंजमेंट होने चाहिए। लीव इनकेशमेंट मतलब जो आपकी बची हुई लीव्स हैं उन्हें आप पैसों में बदल सकते हैं, मतलब उसके बदले आप पैसा ले सकते हैं बची हुई लीव्स के बदले, ठीक है। वर्कर गेट मनी इन प्लेस ऑफ पेड लीव, अनबिल्ड पेड लीव, ठीक है। तो कैसे दे सकते हैं? मान लीजिए वर्कर का रिजाइन कर रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है, और उसकी जो पुरानी लीव्स बची हुई थी, जो उसने वो लीव्स ली नहीं थी, तो उनके बदले वो पैसा ले सकता है, और उसका पेमेंट जो एम्प्लॉयर को है वो 2 दिन के अंदर करना होगा। इन केस डेथ, मतलब वर्कर खत्म हो जाता है और उसकी लीव्स बची हुई थी, तो इन दैट केस उसकी फैमिली को 2 मंथ के अंदर जो भी उस लीव्स का बचा हुआ पैसा है, जो लीव के बदले मिलता, वो उस फैमिली को देना होगा। ऑन डिमांड लीव इनकैशमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिटायरमेंट या डेथ के टाइम ही उनका जो है पैसा मिलेगा लीव्स का, चाहे तो आप ड्यूरिंग द सर्विस भी ले सकते हैं। वर्कर में इन कैश लीव्स एक्सीडिंग 30 डेज अ ईयर एट ईयर एंड, ठीक है। अगर ईयर एंड में उसके पास 30 से ज़्यादा लीव्स हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा लीव है वो इनकैश कर सकता है, क्योंकि 30 से ज़्यादा लीव है तो वो चाहे तो उन 30 लीव्स को अगले साल एडजस्ट करा लेगा। लेकिन मान लीजिए अगर 30 से ज़्यादा लीव्स है, मान लीजिए उसके पास 45 लीव्स हैं, ठीक है, तो 15 लीव ज़्यादा हो गई 30 से, तो इन 15 लीव्स का पैसा वो ले सकता है, इन कैश करा सकता है, उसका पैसा वो अपने अकाउंट में ले सकता है। आगे देखते हैं मैक्सिमम वर्किंग डेज, ठीक है। पहले हमने देखा था इसी एक्ट में कि कोई भी वर्कर जो है 10 से ज़्यादा दिन काम नहीं करेगा, लेकिन अब जो है इसे 6 दिन कर दिया गया है, ठीक है। अब कोई भी वर्कर 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं करेगा और उसे छठे दिन लीव लेनी ही होगी। डेली वर्किंग आवर 8 घंटे कर दिए हैं। हम लोगों ने अभी वर्किंग आवर देखे तो उसमें 9 घंटे पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन अब इस नए कोड में 8 घंटे कर दिए हैं, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ वर्किंग आवर, फैक्ट्री में डिस्प्ले द वर्किंग आवर शेड्यूल, ठीक है। फैक्ट्री को जो वर्किंग आवर्स हैं वर्कर्स की वो बतानी होंगी, उसका डिस्प्ले रखना होगा। नो ओवरलैपिंग शिफ्ट, ओवरलैपिंग ऑफ शिफ्ट इज नॉट अलाउड, टू शिफ्ट कैन बी नॉट रन एट सेम टाइम। इसका क्या मतलब है कि मतलब ओवरलैपिंग नहीं होगी शिफ्ट को, जब तक एक शिफ्ट नहीं खत्म हो जाती तब तक दूसरी शिफ्ट नहीं चालू होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक शिफ्ट के वर्कर काम कर रहे हैं और दूसरी शिफ्ट के वर्कर भी आके काम करने लगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक शिफ्ट खत्म होने के बाद ही दूसरी शिफ्ट स्टार्ट होगी। कंपाउंडिंग ऑफ फर्स्ट टाइम ऑफेंस में बी सेटल्ड बाय कंपाउंडिंग। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंस कोई फैक्ट्री करती है, कोई एम्प्लॉयर फर्स्ट टाइम ऑफेंस करता है, तो कंपाउंडिंग कर दी जाएगी, मतलब उसमें कुछ फाइन दे के, थोड़ा बहुत जो भी फाइन प्रिस्क्राइब्ड होगा इस एक्ट में, वो फाइन दे के उसका केस क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। पेनल्टीज क्या है? मैक्सिमम फाइन 5 लाख फॉर जनरल ऑफेंस, और 1 लाख जो है फाइन अप टू 1 लाख ऑफेंस रिलेटेड टू वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अगर इससे कोई ऑफेंस होता है इन रिलेशन टू वुमेन एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर तो 1 लाख फाइन है।
ठीक है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न थे फैक्ट्री एक्ट के और जो भी नया कोड आया है वर्सेस कोड, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट चेंजेस थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। तो ये आपका फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो इसे आप पढ़िए और इसमें जो भी प्रोविज़न है वो देखिए। थैंक यू।